जय हिंद दोस्तों। कक्षा 12 चैप्टर 1 बायोलॉजी जीवों में जनन कैसे होता है। आज हम पढ़ेंगे जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीवन अवधि क्या होती है। इस अध्याय में सबसे पहले देखेंगे जीवन अवधि। जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। जीवों के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। हर एक जीव की जीवन अवधि अलग अलग होती है। जैसे मनुष्य, तो मनुष्य की जो जीवन अवधि है वह 70 से 75 वर्ष मानी गई है। दूसरा एग्जाम्पल है तोता। तोता की 140 वर्ष मानी गई है, 140 वर्ष। कछुआ, कछुआ की 200 से 250 वर्ष। पीपल, पीपल की जो जीवन अवधि है वह लगभग 2000 वर्ष है। तो सभी जीवों की जीवन अवधि अलग अलग होती है। तो जीवों के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। हम पढ़ेंगे अब जीवों में जनन। तो जनन क्या होता है, इस अध्याय में पढ़ेंगे हम जनन। तो जनन, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या है? तो जीवों के या जीवों की वह प्रक्रिया जिसमें जीवधारी अपने समान संततियों को उत्पन्न करते हैं या उन्हें जन्म देते हैं, जनन कहलाती है। तो लिखेंगे जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने समान संतति उत्पन्न करता है या जन्म देता है, जनन कहलाता है। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने समान जीवों को या संततियों को जन्म देता है और उन्हें उत्पन्न करता है, जनन कहलाता है। जनन की दो विधियां हैं, एक है लैंगिक जनन और एक है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन को इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और अलैंगिक जनन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो हम जनन में दो विधियां पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लैंगिक जनन और एक पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होता है?
तो लैंगिक जनन में लैंगिक जनन में दो विपरीतजनक भाग लेते हैं, जैसे नर तथा मादा। यानी लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। अब देखेंगे अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। यानी जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, या तो नर लेगा या तो मादा भाग लेगी, तो वह प्रक्रिया अलैंगिक जनन कहलाता है। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, नर तथा मादा। लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। नर और मादा। अब देखते हैं लैंगिक जनन होता कैसे। तो लैंगिक जनन में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, नर युग्मक शुक्राणु बनता है। और मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। नर में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। अब दोनों का संलयन होता है, दोनों का संलयन होता है। संलयन होने के बाद यह 2n बनता है, दुगुणित। इसी को युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। युग्मनज जाइगोट बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है। तो नर में नर युग्मक शुक्राणु बनता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। दोनों का संलयन होता है। संलयन होने के बाद निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन होने के बाद युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। और युग्मनज या जाइगोट के निर्माण होने के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण से नए शिशु का जन्म होता है, यानी नए बच्चे का जन्म होता है। तो नर युग्मक, अब इसमें होता क्या है, नर युग्मक जो बनता है या नर जो होता है, इसमें डीएनए होगा और इसमें भी डीएनए होगा। मादा में डीएनए पाया जाएगा, नर में नहीं डीएनए पाया जाएगा। तो डीएनए में मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह 46 होती है। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या है वह 46 होती है। इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। और अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर 46 के अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 23 रह जाएंगे। तो यहाँ पर
उनकी संख्या रह जाएगी आधी, यानी 23 रह जाएगी, तो हम इसे n से डिनोट करते हैं, इसे अगुणित कहते हैं, अगुणित। जिसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर 23 रह जाएगी, इसे हम n कहेंगे। तो यहाँ पर n मिलेगा, तब 2n बनेगा, 2n। इसको हम दुगुणित कहते हैं, इसे इंग्लिश में एपोलॉइड सेट कहते हैं, और इन दोनों यानी 2n को डिप्लॉयड सेट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2n यानी 2 गुणे n मतलब है क्रोमोसोम की संख्या, मतलब 23, तो 23 दूना 46, यानी मानव में टोटल क्रोमोसोम की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। लैंगिक जनन करने वाले जीवों की संततियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए यानी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए सभी जीव जंतु जो लैंगिक जनन करते हैं वह अपने माता पिता से अलग दिखाई देते हैं। भाई बहन से अलग होगा, बहन भाई से अलग होगी, भाई भाई अलग होंगे, उनका कोई रंग रूप, क्योंकि जो उनमें डीएनए पाया जाता है वही बालों का रंग, त्वचा का रंग, लंबाई, हर एक चीज पर डीएनए पर ही निर्भर करता है। क्योंकि नर से डीएनए अलग आएगा, मादा से डीएनए अलग आएगा। एक नया डीएनए जो बच्चा होगा या शिशु होगा उसका डीएनए एक नया डीएनए होगा, जिसमें क्या होगा कि विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी, संततियों में या बच्चों में उनके विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि एक नया डीएनए बनता है, नर और मादा से एक नया डीएनए बनता है, जिसके कारण उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। आप पढ़ेंगे इसके बाद कि लैंगिक जनन, लैंगिक जनन हो गया। आप पढ़ेंगे अलैंगिक जनन क्या है। जो दूसरी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, या तो नर लेगा या मादा, यानी इसमें दोनों जनक भाग नहीं लेते हैं, या तो नर जनक भाग लेगा या तो मादा भाग लेगी, तो उसे अक्सर से तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा, तो अमीबा ये कोई एक अमीबा है, ये अमीबा है, तो इसमें डीएनए पाया जाएगा, डीएनए पाया जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जनन होता कैसे है कि इसमें जो अमीबा है वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और डीएनए जो होता है वो पूरे अमीबा में फैलने लगता है, और सिकुड़ेगा थोड़ा तो ये अलग होने का प्रयास करता है, और यह डीएनए जो है वह अलग अलग हो जाता है, और सिकुड़ेगा तो नए दो जीवों का विकास करेगा, यानी दो नए नया अमीबा बना देगा, नया अमीबा, ये भी एक नया अमीबा बनेगा। अब जो ये जनक है, जनक का जो डीएनए था वही डीएनए इसमें पहुंचा, और वही डीएनए इसमें पहुंचा, और वही डीएनए नए जीवों में भी पहुंचा।
तो इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं, हूबहू अपने जनक के समान संततियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन्हें इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। इंग्लिश में इन्हें आइडेंटिकल कॉपीज कहते हैं। तो नोट बनाकर हम लिख देंगे कि अलैंगिक जनन में जीव अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। यानी अलैंगिक जनन करने वाले जीव बिल्कुल अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है, या इन्हें इंग्लिश में आइडेंटिकल कॉपीज कहते हैं। हूबहू अपने जनक के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती, कोई वेरिएशन नहीं होती, लेकिन लैंगिक जनन करने वाले जीवधारियों में विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए उनमें हर एक जीव अपने माता पिता से अलग दिखाई देता है। सगे भाई बहन भी अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसके कारण उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसका एक उदाहरण और समझा देंगे विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। जैसे लैंगिक जनन जनन नर सफेद है, नर जीव सफेद है और मादा जीव लाल है। तो इनमें जब लैंगिक जनन होगा तो उत्पन्न संतति चित्कबरी हो जाएगी, यानी अपने जनक के समान ना होकर एक अलग अलग लक्षण दर्शाएगी और उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएंगी। यह लैंगिक जनन द्वारा संभव है। अलैंगिक जनन की विधियां। तो अलैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां निम्न हैं। अलैंगिक जनन की विधियां निम्न है। तो सबसे पहले अलैंगिक जनन की विधियों में से पढ़ेंगे द्विविभाजन। द्विविभाजन द्विविभाजन बाइनरी बाइनरी फिशियन बाइनरी फिशियन द्विविभाजन बाइनरी फिशियन। तो बाइनरी फिशियन क्या होता है? तो द्विविभाजन किसमें पाया जाता है? तो द्विविभाजन अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। अमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा, या ऐसे हम कह सकते हैं कि सभी प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ। यानी द्विविभाजन की प्रक्रिया किसमें होती है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, या सभी प्रोटोजोआ हो गए, इनमें द्विविभाजन की क्रिया होती है। तो अमीबा में द्विविभाजन कैसे होता है कि अमीबा में जो जनक जीव होता है उसकी जो सेल वॉल होती है, ऐसे सेल वॉल होती, सेल वॉल हिंदी में इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं, कोशिका भित्ति।
तो इसमें जो डीएनए होता है वो पूरे जीव में फैला होता है। डीएनए, हम बता दें कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। तो जो इसकी कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है। ये कोशिका भित्ति इसकी सिकुड़ने लगती है और डीएनए जो होता है वो पूरे जीव में फैलने लगता है और सिकुड़ने लगती है। और दो नई संततियों में बढ़ जाती है, यानी दो नए अमीबा का निर्माण करती है और ये बीच से विभाजित होकर अलग हो अलग हो जाती है। और ये जनक के समान कॉपी होती है, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। ये जनक के समान कॉपी होती है, इसलिए इसे क्लोन कहते हैं। अब देखते हैं द्विविभाजन। तो इसमें देखते हैं जनक बीज से विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। द्विविभाजन कहलाता है। जनक बीज से विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है, द्विविभाजन कहलाता है। क्या देखो, एक जनक जीव था, जो जनक था वह अमीबा था। जनक जीव की जो कोशिका भित्ति है, सलवाल है, वह सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने के बाद अलग होकर दो नए जीवों को जन्म देती है, यानी दो नए अमीबा को जन्म देती है। और ये जो नए अमीबा हैं वह अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए उन्हें कॉपी कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जनक बीच से विभाजित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है, द्विविभाजन कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे बीजाणु जनन। बीजाणु जनन। जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं। बीज अंकुरित होकर नए जीवों नए जीवों को जन्म देते हैं। बीजाणु जनन बीजाणु जनन कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि
बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बीज उत्पन्न करते हैं और बीज अंकुरित होकर नई संततियों को जन्म देते हैं, बीजाणु जनन कहते हैं। इस क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। जैसे पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम होता क्या है, इसमें पेनिसिलियम होता है, इसमें बीजाणु स्पोर उत्पन्न होते हैं और स्पोर अंकुरित होकर, ये स्पोर अंकुरित होकर एक नया पेनिसिलियम बना लेते हैं, नया पेनिसिलियम बना लेते हैं। पहले जीव बीजाणु उत्पन्न करेगा और बीजाणु अंकुरित होकर एक नए जीव का विकास करेंगे, एक नए जीव को जन्म देंगे, एक नया पेनिसिलियम उत्पन्न होगा। तो यह प्रक्रिया बीजाणु जनन कहलाती है। एक नया जीव बनेगा, एक नया जीव बन जाएगा। तो बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव बीजाणु उत्पन्न करते हैं और बीजाणु उत्पन्न होने के बाद वो अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देते हैं या नई संतति को उत्पन्न करते हैं, बीजाणु जनन कहलाती है। इसके बाद पढ़ेंगे हम मुकुलन। मुकुलन जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक के शरीर में मुकुल या उभार उत्पन्न होता है, उभार उत्पन्न होता है और उससे नए जीव का विकास होता है, इसे मुकुलन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव के शरीर पर मुकुल या उभार उत्पन्न होता है और वह अनुकूल परिस्थिति आने पर जनक जीव से अलग हो जाता है और अलग होकर नए जीव का निर्माण करता है, इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। इंग्लिश में इसे बडिंग भी कहते हैं। यह क्रिया किसमें होती है? हाइड्रा में होती है। हाइड्रा, हाइड्रा या ईस्ट, हाइड्रा या ईस्ट में। तो हाइड्रा में ये मुकुल बनता है और मुकुल जनक जीव से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण करता है, जो नया जीव बन जाता है। इसी